सपना। स्वागत है आपका अपनी चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पर और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। कर्मा की सीरीज में आज हम सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आत्मा अनुबंध के तथ्यों को जानने वाले थे, एज आई टोल्ड। पर पितृपक्ष के दिन शुरू हो गए हैं, तो आज हम पितृपक्ष, पितृदोष, पितृ कौन होते हैं, पितृदोष को कैसे पहचानें और उसकी रेमेडी क्या है, कैसे हम पितृओं से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और उनको ग्रेटिट्यूड कैसे दें, उनका तर्पण हमें क्यों करना है। और ये जो पितृपक्ष के 16 दिन हैं वो गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी के बाद से ही और नवरात्रि के जस्ट पहले से ही क्यों आते हैं, फिर उसका खगोलीय तथ्य क्या है और उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या प्रचलित है, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि पितृपक्ष के ये 16 दिन अनंत चतुर्दशी के बाद से स्टार्ट क्यों होते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गणेश जी, जिसे हम गौर भैरव कहते हैं, और पुराणों की कथा भी है कि माँ पार्वती स्नान कर रही है और गणेश जी गौर भैरव बाहर खड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है वो जाने कि कुंडलिनी का जो द्वारपाल है वो गणेश है और कुंडलिनी यानी माँ पार्वती, और वो माँ को उठने नहीं देंगे। जब तक गणेश जी हटेंगे नहीं तब तक शक्ति शिव से मिल नहीं पाएगी। इसका बहुत ही गहरा एस्ट्रोटरिक मीनिंग है कि गणेश जी जो कि मूलाधार चक्र पर विराजते हैं, और मूलाधार चक्र यानी पृथ्वी तत्व को वो रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो क्रम है, गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद ये पितृपक्ष और पितृपक्ष के 16 दिन और उसके बाद नवरात्रि। तो ऐसे क्यों है? क्योंकि तभी शक्ति उठेगी। तो ये एक बड़ा कॉस्मिक ट्रूथ है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। तो गणेश जी की जब हम उपासना करते हैं इन 10 दिनों में, तो बेसिकली हम ये प्रार्थना करते हैं कि अब आप अपने स्थान से हटे और शक्ति को ऊर्ध्वगामी होने दें, शिव से मिलने दें। और ये बेसिक कार्य है, ये कॉस्मोस में भी हो रहा है और ह्यूमन बॉडी में भी हो रहा है। जो मैक्रोकोज़म में है वही माइक्रोकोज़म में भी होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, है ना। तो गणेश चतुर्थी के 10 दिन हम उपासना करते हैं गणेश जी की कि गौर भैरव अब उठे और शक्ति को शिव से मिलने दे। तो गणेश जी यानी मूलाधार चक्र पर जो विराजते हैं, और मूलाधार चक्र यानी पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी के ऊपर का तत्व जल तत्व, जिसमें वो विलीन हो जाए। तो जैसे ही पृथ्वी तत्व से उठ के जल तत्व में गौर भैरव विलीन होते हैं, वैसे ही पृथ्वी का वातावरण उसी टाइम तामसिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की भ्रमण कक्षा में लिंग देह आ जाते हैं। पृथ्वी के वास्तु में ये लिंग देह यानी कि सूक्ष्म शरीर जो कि हमारे पितृओं के होते हैं, ये वो पितृ है जो पितृलोक से ऊपर के लोक की यात्रा नहीं कर पाते, और कई तो पितृलोक के नीचे के लोक में यानी कि प्रेत योनि में फंस के भी रह जाते हैं। क्योंकि ये एक भारी वासनामय कोशों और इच्छाओं का वो कोश है जो लिंग देह को इतना भारी बनाता है, और पितृलोक को वो पार नहीं कर पाते, इसके आगे की यात्रा वो नहीं कर पाते। तो अब आप इसमें पूजा अर्चना करके, मंत्र उपासना करके, बाह्य ऊर्जा क्रिएट करके, उनको प्रदान करके, क्योंकि इन लिंग देहों को जो कि भारी ग्रेविटेशनल पुल देता है और उनके वासनामय कोषों से भारी होकर ये आगे के लोक में नहीं जा पाते, तो ये जो 16 दिन होते हैं वो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है
जो साल में एक ही बार आती है, कि उसमें हम तर्पण, उपासना, पूजा, अर्चना, दान, मंत्र, ब्रह्मभोज आदि करके बाहर से ऊर्जा क्रिएट करके उनको प्रदान करके पितृलोक से हम मुक्त करा सकते हैं। तो इसी तरह से पूर्णिमा का दिन मिलाकर ये 16 दिन होते हैं कि अब गौर भैरव विलीन हो गए हैं अगले तत्व में, यानी कि पृथ्वी तत्व से जल तत्व में। और जैसे ही वह उठे तो ये सब आ गए, यानी कि लिंग देह आ गए। और जैसे ही उन्होंने अपना स्थान छोड़ा, यानी उनको हमने शांत किया पूजा अर्चना तर्पण करके, तो तब जाकर शक्ति उठती है। इसीलिए श्राद्ध अमावस्या के बाद पहला नवरात्र आता है और अब शक्ति शिव से मिलने के लिए ऊर्ध्वगामी होगी। तो इसीलिए पितृपक्ष की जो सीक्वेंस देखने को हमें हर साल मिलती है, इसका तथ्य, इसका रीज़न यही है। अब पितृपक्ष के पीछे की पौराणिक कथा जो बहुत प्रचलित है उसको जानते हैं। तो वो पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण की मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग चले गए, तो उन्हें खाने के लिए सोना और रत्न दिए गए। जब इंद्र से असली भोजन मांगा गया तो उन्होंने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपने जीवन में केवल सोना ही दान किया है और अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन नहीं दिया। तो कर्ण को अपने पूर्वजों के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने इंद्र को समझाया कि वह अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं और वो अनुष्ठान कर सकते हैं। तो इस पर उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाकर अपने पूर्वजों को भोजन और जल के रूप में तर्पण करने की अनुमति मिली। और इन 15 दिनों की इस अवधि को हम पितृपक्ष कहते हैं और पितृपक्ष उसे कहा जाता है, और जिसका समापन अमावस्या को होता है। चलिए अब खगोलीय तथ्य क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि संसार में मृत आत्मा की गति 2 तरह की होती है, जिसमें संत कक्षा के या पुण्यशाली जो जीव होते हैं वह मृत्यु के बाद देवयान तरफ गति करते हैं, और जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वो प्रेतयान तरफ गति करते हैं। अब देवयान का सीधा संबंध सूर्य से होता है और प्रेतयान का संबंध चंद्र से होता है, यानी चंद्र सूक्ष्म जगत को संभालता है और इसीलिए चंद्रलोक को पितृलोक भी कहते हैं। तो हिंदू परंपरा अनुसार दक्षिण आकाशीय मंडल पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, यानी पितरों के लिए समर्पित होता है। इसीलिए जिस भी क्षण सूर्य उत्तर से दक्षिण आकाशीय मंडल में प्रवेश करता है उसे पितरों का दिन माना जाता है और इसी क्षण को पवित्र माना जाता है, जिसके लिए धार्मिक अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। और ज़्यादातर वर्षों में यह ट्रांजिशन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष से अश्विन मास कृष्ण पक्ष के दौरान होता है, यानी कि हिंदू चंद्रमा भाद्रपद यानी कि सितंबर के लगभग दूसरे पखवाड़े में ये पड़ता है। चलिए अब पितृ कौन है और उनका क्या महत्व है वो जानते हैं। तो मानिए कि आप खुद, यानी आप मेल हो सकते हैं या फीमेल, तो आपके पूर्वज कौन हैं, फिर आप कैसे बने हैं, आपके अंदर कौन सा ब्लड है और आपका डीएनए क्या है। तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में ऐसी कई प्रॉब्लम्स आती है, बाधाएं आ जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहती है और लगता है कि जिसका कोई समाधान नहीं है। तो इसीलिए रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, एक फीमेल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये जो फीमेल है उसमें उसकी मदर और उसके फादर का ब्लड यानी डीएनए उससे मिला हुआ है। तो वो फीमेल की ब्लड लाइन उसकी मदर और उसके फादर से वो इस तरह से जुड़ी है। अब फीमेल की जो मदर है तो उसके डीएनए में उसके माता पिता की ब्लड लाइन होगी, और उसी तरह फीमेल के जो फादर है उसकी ब्लड लाइन में
उसके माता पिता का डीएनए होगा, उनकी जड़ें होगी, है ना। तो कुल मिला के फीमेल की ब्लड लाइन, उसके माता के साइड की 2 ब्लड लाइन और पिता के साइड की 2 ब्लड लाइन, इस तरह से वो जुड़ी होती है। उसके डीएनए में ये 4 ब्लड लाइन, ये 4 जड़ें देखने को मिलती है। ये 4 जोड़ों से ये जुड़ी हुई होती है। अब ये फीमेल अपने डीएनए को यानी अपने वंश को आगे जब बढ़ाएगी, यानी बच्चे को जन्म देगी, तो फीमेल के ब्लड लाइन की तरह वो उसके पति की ब्लड लाइन रहेगी, है ना। यानी उनके पति से जो बच्चा होगा वो बच्चे में माता के साइड की 4 ब्लड लाइन और पिता के साइड की 4 ब्लड लाइन, यानी वो सारे डीएनए, वो सारी जड़ों से वो बच्चा जुड़ा होगा। तो ये जितनी भी ब्लड लाइन से बच्चा जुड़ता है, ये सारी ब्लड लाइन जो है वो उस बच्चे के पूर्वज है। तो अब समझते हैं कि किसी पौधे को अच्छे से बड़ा करना हो और अच्छे से इसमें फ्रूट्स आए, फ्लावर आए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं। तो उसके रूट्स में हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, ना कि इसकी पत्तियों पर, ब्रांचेस पर या फ्लावर पर, है ना। तो बस ये इतना सब समझने का मतलब यही था कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर है, वो हमारी जड़ें हैं, वो हमारी रूट्स है, जिसमें हमने पानी और खाद डालना है ताकि फैमिली का जो वृक्ष है वो अच्छे से फले फूले और इसमें अच्छे फ्रूट्स आए, फ्लावर्स आए। और ये जो फ्रूट्स और फ्लावर है वो क्या है, वो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो बाकी की चर्चा अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी और इतना लंबा वीडियो सुनने की, देखने की पेशेंस सभी में होती नहीं है इस रील्स और शॉर्ट्स के दौर में, है ना। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।